हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है तीसरा नंबर जो बीए थ्री मतलब बीए तृतीय वर्ष का तीसरा वीडियो है। ये फर्स्ट और सेकंड हो गया है। आप लोग नहीं देखे होंगे मेरे फर्स्ट और सेकंड वीडियो, तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। इसमें प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का तीसरा वीडियो है, आप लोग जा कर के देख लेना और अच्छे से जिस प्रकार से मैं बनाया हुआ हूँ, इसमें जो लिखा हुआ हूँ, टॉपिक बनाया हुआ हूँ, उसको देख लेना और उसी प्रकार से आप अपने पेपर में जा कर के लिखना, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अच्छा, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और इसी तरह वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो और समय में आपको वीडियो मिलती रहे। मैं इसी तरह वीडियो लाता रहूँगा। चलो देखते हैं वर्तमान शैक्षिक एवं सामाजिक स्थिति। छत्तीसगढ़ की जनजातियां शैक्षिक दृष्टि से उन्नति की ओर अग्रसर हो रही है। अनेक जनजातियों में शैक्षणिक विकास तीव्र गति से देखने को मिलता है। आधुनिक समाज के सर्वग में आकर गौड़, उरवा, मुरिया, हल्बा आदि अनेक जनजातियों का कौशल शैक्षणिक स्तर जनजाति की जो उन्नति है वो आगे बढ़ रहे हैं, परंतु उसे व्यापक पैमाने पर विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे अधिक जनजातियां अशिक्षित के अंधकार में मुक्ति पा सकें। इसका कहना है दोस्तों कि पहले जो थे, जो गौड़ जनजाति थे, उरवा जनजाति थे, मुरिया जनजाति, हल्बा जनजाति के जो लोग थे वो अशिक्षित थे, लेकिन अभी की स्थिति में वहाँ धीरे धीरे बदल गए हैं और पूरे तरीक़ा से शिक्षा को प्राप्त कर लिए हैं और आगे अपने सामाजिक स्तर को सुधार करके कई अच्छे पोस्ट में चले गए हैं। मतलब उन्नति प्राप्त करके, पढ़े लिख करके बहुत से लोग जॉब में लग गए हैं, उसको जॉब मिल गए हैं। इसी तरीक़े से उसको पता चल गया कि ऐसे करने से हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने जनजाति को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने वर्तमान स्थिति के अनुसार हम ढल सकते हैं। ऐसा ठान करके वह शैक्षणिक अवस्था को प्राप्त करके आगे बढ़ सकते हैं करके, तो अभी अपने समुदाय और अपने समाज को आगे बढ़ाए हैं। कई जो जनजातियां हैं अभी भी अंधकार में हैं, अशिक्षित है। अशिक्षा के कारण बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उसके जो खेत खलिहान है सब बिक जाते हैं। कई लोग धोखा दे करके उसे खरीद लेते हैं, क्योंकि इन जनजातियाँ भली भांति नहीं जान पाते कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि वह अशिक्षित होते हैं। जैसे बोलते हैं लोग वैसे कर देते हैं, भोले भाले होते हैं। तो इसी वजह से शिक्षा ग्रहण करना अति आवश्यक है। दूसरा है जनजाति की अवधारणा। देखो भाई, जनजाति की अवधारणा बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें मेन अवधारणा है हमारे देश में भारतीय समाज प्रमुख रूप से जाति प्रधान समाज है। ये तो कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में हमारे भारत में जाति की एक प्रधान महत्व है। सभी लोग अपने अपने जाति को बहुत अच्छी तरीक़े से मानते हैं, जानते हैं। यहाँ सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार जाति प्रथा ही है। हमारे भारतीय संस्कृति में अपने जाति को मूल स्थिति मान करके सब अपने अपने जाति का सम्मान करते हैं, उसमें अनुबंध रहते हैं। इसी कारण एकीकृत मतलब एक स्थायी रूप से रहते हैं। इस समय हमारे देश में अनगिनत जातियाँ, जनजातियाँ, उपजातियाँ हैं।
हमारे देश में तरह तरह की बहुत सारी जातियाँ हैं, सिख, ईसाई, गोंड, हल्बा, अब बहुत सारे जातियाँ हैं जिसमें जनजातियाँ भी हैं, जैसे हल्बा, उरवा आदि बहुत सारे गौड़ जनजाति में आते हैं। हल्बा, बैगा, घुमियार, भयंकर सारा जाति है, जिसके तहत पूरे भारतीय समाज अनेक अनेक जनजातियों से भरे पड़े हैं। प्रत्येक जाति की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। सही बात है, अपने अपने जाति की बहुत सारी विशेषताएं हैं। कई जाति में, जनजाति में अनेक प्रकार की खेल और अपनी जनजाति की व्यवस्था बनाए हुए अनेक प्रकार की गतिविधि के कार्य करते हैं। वास्तव में जाति व्यवस्था केवल भारतीय समाज की उपज एवं अनुपज संस्था है। सही बात है, भारतीय समाज में जाति व्यवस्था भारी उल्लेखनीय, सराहनीय है। यहाँ अपने जाति को महत्व देते हैं और अनुपम बनाए रखते हैं। आज हमारा समाज लगभग 3000 जातियों एवं उप जनजातियों में विभाजित है और यहाँ प्रथा केवल हिंदुओं तक ही सीमित न होकर मुसलमानों तथा ईसाइयों में भी कुछ सीमा तक प्रवेश कर गई है। देखो, हिंदू समाज तो है ही है, लेकिन इसमें देखो मुसलमानों तथा ईसाइयों को भी कुछ सीमा तक प्रवेश कर गई है। अब सोच लो जाति की कितना ज़्यादा महत्व है अपने भारतीय समाज में। इसके बाद है जनजातियों के जाति में परिवर्तित होने की प्रक्रिया। देखते हैं डॉक्टर D.N. मजूमदार का कथन। प्रारंभिक काल से ही जनजाति से जाति के रूप में शांत परिवर्तन होता रहा है। यह परिवर्तन अनेक तरीकों से हुआ है और ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अधिकतर नीची या बाह्य जातियाँ पहले जनजातियाँ ही थी। वास्तव में हिंदू व्यवस्था के प्रारंभिक संदर्भ में 3 आर्य जातियों का ही उल्लेख है और एक चौथी और 5वीं जाति शूद्र और चंडाल काली चमड़ी और चिपकी हुई नाक वाले जनजातीय लोग से ही बनी है। पहला है, जनजाति किसी प्रदेश को जीतने के बाद अपनी क्षत्रिय या राजपूत होने का दावा करती है। ब्राह्मण पुरोहित उनको सूर्य और चंद्रवंश से जोड़ने वाली वंशलीय गढ़ लेते हैं। सही बात है दोस्तों। देखो, पहले ज़माने में क्या करते थे कि बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ करते थे। उसमें जो जिसके पक्ष जीत जाते थे वह राजगद्दी में बैठ कर के हुक्म चलाते थे। उस काल में देखिए जातीय और जनजातीय के अनेक प्रकार की व्यवस्था हुआ करते थे जिसके अनुसार चलना पड़ता था। उसके बाद में धीरे धीरे जाति का निर्माण हुआ, परिवर्तन हो गया और होता रहा है। आजकल तो ऐसा है कि जो हिंदू बंधु है वो ईसाई में कन्वर्ट हो जाते हैं, अनुसूचित जनजाति ही ईसाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा होता है भाई, अभी भी चल रहा है, इसका मनोदशा चल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं चल रहा है, चल रहा है। जाति को भी अब परिवर्तित करते जा रहे हैं। ऐसा देखने को सबसे ज़्यादा सूरजपुर एरिया है और कुछ कुछ बस्तर एरिया में भी इसका लक्षण दिखाई देता है। ये छत्तीसगढ़ का बात है जो सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील हो गए हैं। पहले हिंदू व्यवस्था में 3 आर्य जातियों का ही उल्लेख है। अब सोचो, इसमें कोई और अदर नहीं आते थे, कोई जाति नहीं आते थे, ओनली आर्य समाज के ही लोग हिंदू में आते थे। लेकिन अब सभी लोग हिंदू व्यवस्था में परिवर्तित हो गए हैं। और पहले ज़माने में जो आते थे
हिंदू व्यवस्था में वो थे आर्य जनजाति। आर्य जनजाति और है पांचवी है शूद्र, चंडाल काली चमड़ी वाले और चिपकी नाक वाले। ये सब जनजाति आते थे। अब तो सभी लोग अपने व्यवस्था को हिंदू व्यवस्था में कन्वर्ट कर लिए हैं और हिंदू व्यवस्था को ही मान करके चल रहे हैं। अभी की स्थिति में ये है। कुछ आदिवासी किसी धर्म संप्रदाय को स्वीकार कर लेते हैं। तीसरा है समूची जनजाति। बहुत से जनजाति ऐसे हैं, मैंने बताया ना कि ईसाई में कन्वर्ट हो जाते हैं या तो फिर कोई जनजाति में कन्वर्ट हो जाते हैं, बहुत सारे धर्म को अपना लेते हैं। पहले एक ही समुदाय और एक ही जाति में रहते थे और बहुत महत्व देते थे अपनी जाति को, लेकिन अब उस टाइप का नहीं रहा। ये लास्ट है। जनजातीय समाजों में स्त्रियों की उपस्थिति। जनजातीय समाजों में महिलाओं की उपस्थिति के संबंध में विद्वानों में कुछ मतभेद पाए जाते हैं। कुछ विद्वान यहाँ मानते हैं, कुछ मानते हैं, मतभेद पाए जाते हैं। जनजातीय समाजों में स्त्रियों की उपस्थिति सभ्य समाजों की तुलना उच्च है। कुछ अन्य विद्वानों की मान्यता है जनजातीय समाजों में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी निम्न पिछड़ी हुई है। अधिकांश जनजातियों में पितृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है। इनमें आवास, वंश परंपरा एवं उत्तराधिकार पुरुषों के पक्ष में होने के कारण यह समझा जाता है कि यहाँ स्त्रियों की स्थिति पुरुषों की तुलना में निम्न होगी और इन्हें पूर्णतः पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता होगा। लेकिन पितृसत्तात्मक व्यवस्था वाले सभी समाजों के संबंध में इस प्रकार के निष्कर्ष निकालना त्रुटिपूर्ण होगा। सही बात है, पहले ज़माने में जनजातीय लोग महिलाओं को उतना प्राधान्य नहीं देते थे, क्योंकि महिलाओं को कमज़ोर मानते थे उस समय, क्योंकि उससे निर्णय लेने के लिए परिपक्वता नहीं थे, ऐसा समझा जाता था। लेकिन अब की स्थिति में महिलाएं सबसे आगे हैं पुरुषों की अपेक्षा। हर चीज़ में, शैक्षणिक क्षेत्र हो या निर्णय लेने की क्षेत्र हो या कोई अन्य क्षेत्र हो, सभी में महिलाएं आगे हैं। लेकिन पुरुष के बिना तो असंभव है ना। सृष्टि का निर्माण महिला के बिना नहीं हो सकता, ना पुरुष के बिना नहीं हो सकता। जब तक एक सिक्के की दो पहलू नहीं होगा, जब तक दुख और सुख नहीं होगा, तब तक तो व्यवस्थाएं और जो जातिगत व्यवस्था और परंपरा, रीति रिवाज और जो अपने व्यवस्थाएं को बनाए रखना असंभव है। दोनों के बिना कल्पनीय है। सही बात है, दोनों के बिना अकल्पनीय है, उसे कल्पनीय नहीं कर सकते। इसके बिना सृष्टि का निर्माण भी नहीं हो सकता, पुरुष और महिला के बिना। इस तरह है। हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत सारे देखने को मिलते हैं कि पहले ज़माने में निम्न भी हो सकते थे। विद्वान भी बोल रहे हैं कि रहा होगा, और कईयों जगह उसका स्त्रियों में भी निर्णय लेने का अधिकार रहा होगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं रहा होगा, पर पुरुष प्रधान ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि उस समय पुरुषों का ज़्यादा चलता था। उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि जनजातीय समाजों में स्त्रियों की उपस्थिति का संबंध सत्तात्मक या पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था या किसी विशेष परंपरा से नहीं है। उन समाजों में स्त्रियों की उपस्थिति की वास्तविक मूल्यांकन का आधार यह है कि उन्हें विवाह संबंधी निर्णय लेने में कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है, उन्हें सामाजिक सहभागिता संबंधी कितने अवसर प्राप्त हैं।
अब इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सही में स्त्रियों प्रधान देश नहीं रहा उस समय पुरुष प्रधान देश था। पुरुष ही निर्णय लेते थे। जैसे स्त्रियों को विवाह करना होगा उस समय क्या है, बिना देख करके ही उसे पसंद करके शादी कर लेते थे। उस समय बाल विवाह भी बहुत चलती थे। उस समय बाल्य अवस्था में विवाह कर देते थे। अब की स्थिति में तो 35 से 40 से 45 साल होते हैं तब विवाह करते हैं। ऐसा स्थिति है अभी की स्थिति में, चाहे लड़का पक्ष हो लड़की पक्ष हो, लेकिन पहले जल्दी कर देते थे। आज का टॉपिक इतना ही। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना और बेल आइकन की बटन को ज़रूर प्रेस करना, सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना और अपने तक सीमित न रखना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। धन्यवाद।